फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के दिसंबर माह के अंक में हम आपका स्वागत करते हैं। इस माह के अगर इस माह में योजना है वो कह रही है कि वर्ष भर का पुनरावलोकन, यानी एक तरह से ये आखिरी महीना है, अब तो कुछ आखिरी दिन भी बचे हैं और ऐसे में पूरे वर्ष भर की जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको योजना का ये अंक अपने अंदर समाहित किए हुए है। थोड़ा सा इस बार आर्टिकल ज़्यादा है, ऐसे में हम जो अपनी योजना को हालांकि 2-3 पार्ट में करते हैं, इस बार एक पार्ट और ज़्यादा हो जाएगा, 4 पार्ट में रहेगा। आर्टिकल भी ज़्यादा है और बड़े बड़े भी हैं क्योंकि काफ़ी बड़े विशेषज्ञ लोग लिख रहे हैं, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा काट छाट नहीं करेंगे, हम उस चीज़ों को समझाने की ही कोशिश करेंगे। जैसे इस पार्ट में ही अगर हम 3 पहला देखें तो हर बार की तरह पहला हमारा संपादकीय रहता है, एडिटोरियल होता है, जिसमें हम उस योजना के बारे में मोटे मोटे तौर पे जान लेते हैं। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं या एग्जामिनेशन के समय आपके पास कम समय रहता है, तो वो थोड़ा सा ब्रीफ में जानने का मौका दे देता है। दूसरा, अगर हम आर्टिकल देख रहे हैं तो भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का भावी प्रयोग है ना, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, उसका कैसे प्रयोग करें, यानी इसमें रोजगार और उसको रोजगार प्रदाता जो है रोजगार को और बेहतर उत्पादक बनाने की पहल है। ये लेख योजना में लिखा गया है सुमन बेरी द्वारा। ये हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और इनके द्वारा ये लेख लिखा गया है। तो अब बताइए, इतने बड़े विद्वान द्वारा लिखा गया है, उसमें हम कितना काट छाट करेंगे या क्या काट छाट करेंगे। और इसी की तरह ये जो सिकल सेल रोग के खिलाफ भारत का जो अभियान है, ये आर्टिकल लिखा गया है भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को जितना डिटेल हो सकता है, जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले पार्ट में यही रहेगा। दूसरे पार्ट में आपको स्ट्रेटेजिक वाले पहलू हमारे विदेश और रक्षा संबंधी पहलू के आर्टिकल रहेंगे, उसमें 2 आर्टिकल हैं। थर्ड पार्ट में हमारे लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो और इन्वायरमेंट को लेकर है आर्टिकल, वो रहेंगे। और अंतिम में 3 आर्टिकल हैं, वो हैं हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लेकर। तो 4 पार्ट में इस बार की योजना रहेगी, जो कि विशेष है एक तरह से। बाकी आइए ज़रा देखते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में परिवर्तन का नया युग हो रहा है, प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की विकास गाथा। इसमें जैसे हम योजना के बारे में बताएं कि अभी हमने बताया कि किस पार्ट में क्या क्या रहेगा, तो उसमें एडिटोरियल में ये बात बताई गई है कि कैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा में बेहतर सुधार की बात कही जा रही है, कैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बिजली के साथ साथ जो है और जलवायु परिवर्तन के लिए भी बेहतर की स्थिति है, सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता है वो कैसे हमारे सामने दिखाई देती है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हम असाधारण प्रगति कर रहे हैं वो कैसे हमारे आने वाले, जैसे 2024 में जो हम कर रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और अंततः उपसंहार में ये कहा गया है कि 2024 की जो हमारी यात्रा शुरू की है, जो हमने कुछ लक्ष्य तय किए हैं, जो कुछ हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है और जो कुछ चुनौतियां हैं उनसे हमें दूर करके उससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमें ढूंढना होगा। तो आइए जरा देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो देखिए, वर्ष 2024 में भारत की परिवर्तन यात्रा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। हमने स्वच्छता के क्षेत्र में प्रगति हासिल की है, जल संरक्षण के क्षेत्र में हासिल किया है, नवीकरण ऊर्जा पर बल दिया गया है, और इस सब के उल्लेखनीय परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसा संपादकीय एडिटोरियल में कहा है। और ये हम योजना के जो विभिन्न सारे आर्टिकल हैं उसमें ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। अगर हम फिर देखें कि स्वास्थ्य सेवा के देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आया है, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। स्वच्छता के कई सारे आंकड़े अगर देखा गया, WHO के कई सारे रिपोर्ट्स हैं, वो बताते हैं कि स्वच्छता के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। और ये आंकड़े बता रहा है कि जब से शिशु मृत्यु दर, जब से ये स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तब से हर साल कम से कम 70,000 से ज़्यादा बच्चों की जान, 0 से 5 वर्ष के बच्चों की जान बचाई जा रही है, कम से कम। ये स्वच्छता का है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, बताएं, समझेंगे। जल जीवन मिशन है, लाखों ग्रामीण के घरों में जल से नल की आपूर्ति से जुड़ा यह मामला है। इसने कहीं न कहीं जीवन में भी गुणवत्ता में सुधार किया है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, क्योंकि
अक्सर घरों के अनुत्पादक कार्य उनको मिलते हैं जो सामाजिक पायदान पे सबसे कमजोर होते हैं। तो महिलाओं के जिम्मे पानी लाना, चारा लाना, इस तरह की चीजें रहती थी, जो कहीं ना कहीं कई उदाहरण ऐसे हैं कि उनका 5-5 किलोमीटर तक 1-1, 2-2 घड़े के लिए पानी के लिए महिलाएं और बच्चियां जाती थी, जिससे उनके जीवन में कई सारी चुनौतियां उत्पन्न होती थी। अब अगर नल से घर में नल से जल मिलने लगेगा, स्वच्छ पेयजल मिलेगा, स्वच्छता तो आएगा ही जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही होगा, उनके पास कुछ समय बचेगा, बच्चियां स्कूल जा सकती हैं, माताएं बहनें जो है अपने आर्थिक क्रियाओं को कर सकती हैं, कुछ जीवन में वो कुछ अपने लिए भी समय निकाल सकती हैं, मनोरंजन आदि का कार्य भी कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य सेवा में सरकार के में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना का विस्तार 70 वर्ष से अधिक उम्र के तक कर दिया गया, 70 वर्ष तक कर दिया गया है। ऑलरेडी ही इसमें 55 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है 40% का जो गरीबी रेखा वाला आंकड़ा है, 40% जो निचले तबके के 40% आबादी है उसको कवर किए हैं, जिसमें 55 करोड़ है। अगर 70 वर्ष से हो जाएगा तो इसमें 6 करोड़ और भी जुड़ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा 60-65 करोड़ के आसपास जो है हमारा पहुंच जाएगा। और ये इससे स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, वित्तीय सुरक्षा तक पहुंच भी मिलेगी और गरिमापूर्ण जीवन भी उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो सिकल सेल जैसे आनुवंशिक रोगों को दूर करने की कोशिश करता है। कई सारे रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि भारत में लगभग 12 लाख लोग सिकल सेल से प्रभावित हैं। किसी में लक्षण है, किसी में उसको रोग है, और इसमें से ज़्यादातर जो है देखा जाए तो एक जनजाति हैं, जनजाति लोगों को, आदिवासियों को जो है ये ज़्यादा प्रभावित करता है। हर 86 में से एक आदिवासी सिकल सेल से प्रभावित है। तो इसको लेकर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जो है मिशन चल रहा है सरकार का, जो है और पिछले साल से ही चल रहा है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये भले है इसी वाले पार्ट में हमने इसका तीसरा जो टॉपिक है हमारा उसी पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है जब वो जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करके आते हैं, तो उसके बाद जो पहली योजना उनके द्वारा घोषित की जाती है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें वही लक्ष्य है कि घरों में मुफ्त बिजली दिया जाए, लेकिन हमारे जो घर हैं अभी बिजली के उत्पादक हैं, वो अभी जो बिजली के उपभोक्ता हैं, शुद्ध उपभोक्ता हैं, वो बिजली के उत्पादक बन सकें, और जिसके जरिए उनके घरों में जो सोलर पैनल लगाया जा सके, जिसके जरिए उनको अपनी बिजली का जो बिल है उसको या तो जीरो करने या कम से कम करने में मदद मिल सके। तो ये योजना है, ये कहीं ना कहीं बिजली की उनकी जो कीमत है उसको भी बचाएगा, और सरकार का जो नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य है उसको भी पूरा करेगा, क्योंकि ये 1 करोड़ घरों की बात हो रही है, और 1 करोड़ घरों में 20,000 मेगावाट, अगर कम से कम 2-3 किलोवाट भी मान लीजिए तो 20 से 30,000 मेगावाट की एडिशनल क्षमता ये जनरेट करने में ये सक्षम है। सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता के लेकर भी इसमें कई सारे लेख हैं। देखिए, भारत का जो नीति आयोग है वो SDG स्थानीयकरण यानी लोकल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर अपना खुद से पहल कर रहा है, और उसमें गरीबी उन्मूलन, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में हमने अच्छी खासी प्रगति देखी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के लिए समग्र स्कोर 71 हो गया है, जो कि 2020-21 में 66 था और 2018 में 57 था। तो कहीं ना कहीं 4-5 सालों में ही हम 57 से 71 तक बढ़े हैं इन क्षेत्रों में, तो ये कहीं ना कहीं उपलब्धि है जिसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और अंततः जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत ने असाधारण प्रगति की है। देखिए, आज के समय में अगर किसी देश की ताकत को देखना हो, अगर कोई देश को आपको ताकत को समझना हो, या किसी परिवार के ताकत को समझना हो, तो ये देखना पड़ेगा कि उसके परिवार तो चलो ठीक है, कि उसके अंदर इनोवेशन पर कितना बल दिया जा रहा है, वो एजुकेशन पे कितना बल दे रहा है, वो स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी, मैथ, इंजीनियरिंग पर कितना वो बल दिया जा रहा है। ये वो सारे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं किसी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी व्यक्ति के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी और आगे के अवसर, उनको जो इनोवेशन है वो डेवलप करते हैं। तो ऐसे में कई सारे पहल किए गए हैं। जैसे देखिए, भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति असाधारण है। कैसे? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग में हमें महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। पहले हम 21वें स्थान पे थे, 81 फर्स्ट थे,
अब हम 39th स्थान पे पहुंच गए हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी हमें दिख रहा है कि सुधार देखा जा रहा है। अभी और करने की ज़रूरत है, लेकिन एक बेहतर चीज़ें दिख रही है, और ये नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही साथ सरकार द्वारा अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन भी शुरू किया गया है, जो भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। और इससे पहलू जो है, जो हमारा पार्ट 4 रहेगा, वो उसमें हम इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो अंततः वही है, ANRF में विशेष रूप से भारत जन चला है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक भागीदारी के पहल के माध्यम से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के विनिर्माण में भी सरकार की कई सारी पहल है, PLI योजनाएं बहुत सारी हैं, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हम UPI में भी माध्यम से अक्टूबर 2024 में हमने 16.58 अरब का आंकड़ा पार किया है, जो बताता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ कितना तेजी से फैल रहा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, और इसके कारण ही हम कह सकते हैं, इसमें देखिए उपसंहार है कि केंद्रीय बजट 2024-25 उत्पादकता, रोजगार, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित, समृद्ध और न्यायसंगत भारत के लिए पहल करता है। प्रगति है हुई है, लेकिन चुनौतियां हैं। हमें क्या करना है? इन कमियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, कुशल संसाधन आवंटन करना पड़ेगा, और प्रभावी निगरानी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में असमानताओं को दूर करना भी हमारे लिए आवश्यक है। और जैसे ही हम 2025 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, 2024 में जो हमने हासिल गति है उसको बनाए रखना है, और नवाचार, उद्यमशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को और संस्कृति को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को उनकी पहुंच उपलब्ध हो सके। तो ये ओवरऑल में रहा है। अब हम चलते हैं, हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है जो मेन आर्टिकल है। ये तो संपादकीय था, एडिटोरियल था, एक तरह से आप कह सकते हो कि उसमें उस विषय वस्तु के बारे में संक्षेप में बताने की बात की गई है। दूसरा है हमारा जो मेन आर्टिकल है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा ये लिखा गया है, भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का भावी प्रयोग। जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या के कंपोजिशन के कारण जो हमें लाभ मिलता है, वो डेमोग्राफिक या जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश में अगर जनसंख्या के कंपोजिशन को देखा जाए तो जनसंख्या में कुछ वर्ग होते हैं जो उत्पादक कार्य करते हैं, कुछ वर्ग होते हैं जो अनुत्पादक। बेसिक रूप से देखा जाए तो ये होता है, जिसमें से 0 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, और 60 या 65 मान लो, 60 साल से तक ही वर्किंग एज है हमारे यहाँ, मतलब 65 भी मान लो, 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं, ये अनुत्पादक जनसंख्या मानी जाती है। यानी कि 15 से आप 60 या 65 साल की जो जनसंख्या होती है वह उत्पादक जनसंख्या होती है। और जनसंख्या में इनका जितना प्रतिशत रहेगा, अगर ये 50% से ज़्यादा है तो वो देश डेमोग्राफिक डिविडेंड में, और जितना ज़्यादा है उतना बेहतर माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं कि सिर्फ जनसंख्या का ये परसेंटेज ही होने से नहीं होता है, इनमें कितने लोग एम्प्लॉयबल हैं, कैसा एम्प्लॉयबल हैं, यानी कितने लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार की गुणवत्ता कैसी है, उसमें विकास की संभावना कितनी है, इनकी खुद की उत्पादकता कितनी है। ये सारे पहलू जब होते हैं तब जाके हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का लाभ ले सकते हैं। इसी को नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी ने अपने इन सारी विभिन्न जो है उसके टुकड़ों टुकड़ों में करके दिखाया है। देखिए, हम कहते हैं ना कि हम योजना एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में इसका सिंपल सा अर्थ होता है, बहुत पहले बताएं तो चलो फिर से बता देते हैं, कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में बांट के उसको देखना है, और फिर उस तरह से देखना है, मतलब मनमाना नहीं है, उसको जो जरूरी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देखना है ताकि वो पूरी चीज़ समझ में आ जाए। तो वो कोशिश हम कर रहे हैं, और इस तरह से इनकी जो बातें ये कह रहे हैं उसमें इतने वो सब टाइटल्स बन रहे हैं, जिसमें परिचय के रूप में देखा जाए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि भारत अपने जनसांख्यिकी परिवर्तन के मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि जो हमारी कार्यशील आयु आबादी है, 15 से 64 वर्ष की जो हमारे पास आबादी है, वह 2011 में 59% था, और 2021 में बढ़ के 63% हो गया है। यानी कि हमारे पास 63% लोग ऐसे हैं जो 55 से 64 वर्ष की आयु के हैं, और अगले 15 वर्षों में इसके स्थिर रहने की उम्मीद है। यानी अगले 15 वर्ष तक भी ये ऐसे ही रहेगा, और बल्कि कुछ बढ़ेगा भी। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड्स भारत को और लंबे समय तक, यानी
हमारे पास तो देखा जाए कि 63-65 तक तो ये 15 साल तक रहेगा, उसके बावजूद भी ये काफी समय तक हम 50% के ऊपर ही बने रहेंगे। करीब 2070-80 के बाद यानी इस सदी तक भी अंत तक हम बने रहेंगे। ये बहुत बड़ा विंडो हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड का मिल रहा है। लेकिन इससे देखिए, भारत को इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी हम उम्मीद कर रहे हैं। और सरकार का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, सरकार क्या चाहती है, नीति आयोग भी वही, जाहिर सी बात है, नीति आयोग सरकार की संस्था है जो भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाई ही गई है। तो इसका सोच ये भी है कि 2047 तक भारत को प्रति व्यक्ति आय $18,000 प्रति वर्ष, अभी देखिए मैं के तक जो है $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करना। देखिए ये क्या बात है, मैं आपको समझा दूं। भारत को विकसित करते हैं ना, 2047 तक प्रधानमंत्री या भारत सरकार का लक्ष्य है कि विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत से अर्थ क्या होता है? विकास की कुछ परिभाषाएं होती हैं, खासतौर से जो WTO की परिभाषा है उसमें प्रति व्यक्ति आय को मार्केट वैल्यू के आधार पे प्रति व्यक्ति आय को एक आधार माना जाता है। अभी यह है कि 14,000 $14,500 से $14,156 से अगर ज्यादा जिस देश की प्रति व्यक्ति आय है, वह देश उच्च आय वाले देशों में शामिल, विकसित तो नहीं सब प्रयोग किया गया है, उच्च आय वाले देशों में शामिल कर लिया जाता है। भारत की तरफ देखा जाए तो अभी भारत निम्न मध्यम आय वाली देश के में शामिल है और हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है तकरीबन कहीं $2,800-3,000 के आसपास है। हमें बढ़ाना है और भाई जाहिर सी बात है 47 तक ये इसमें भी मार्केट के आधार पे, चूंकि मार्केट वैल्यू है तो इन्फ्लेशन होगा, तो अभी जो $14,500 है वो $18,000 तक उस समय तक होने का अनुमान है। और हमें 2047 तक अपनी प्रति व्यक्ति आय को $18,000 प्रति डॉलर तक करना, यानी लगभग 6 गुना से ज्यादा हमें वृद्धि करनी होगी। और उसके लिए हमें $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए। और अर्थव्यवस्था में हमें कितनी वृद्धि, अभी हम $4 ट्रिलियन की हैं, हमें $30 ट्रिलियन करना है, यानी 7.5 गुना अर्थव्यवस्था में वृद्धि करनी पड़ेगी और प्रति व्यक्ति आय में 6 गुना वृद्धि करने की जरूरत है, ये कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भारत पिछले 3 दशकों से वर्ष दर आधार पे 6% की वास्तविक वृद्धि दर हासिल किया है और इसमें हमें और तेज करने की जरूरत पड़ेगी, तब हम इसे हासिल कर सकते हैं। यानी अगले 23 सालों में हमें प्रति व्यक्ति आय को 6 गुना करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो जो ग्रोथ है वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कह रहे हैं कि जो हमारी श्रम शक्ति है, जो हमारी लेबर फोर्स है, या आप कह सकते हो जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स कर रहे हैं, इसे कितना बेहतर बनाया जा सके, इसका कितना बेहतर लाभ लिया जा सके, वो केंद्र में है। ये कह रहे हैं कि विकास का मतलब है अधिक से अधिक कर्मचारी ज्यादा वेतन पर बेहतर काम कर पाए। अगर हमें करना है कि यानी हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग अधिक से अधिक बेहतर पर वेतन पे ज्यादा से ज्यादा काम करें। समझिए इसको बात को, हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें, पहली बात, वो ज्यादा से ज्यादा वेतन पाएं, दूसरी बात, और वो उनके द्वारा काम भी ज्यादा से ज्यादा किया जा सके ताकि उत्पादकता भी बढ़ी रहे, तभी जीडीपी बढ़ेगी, तभी ये सारी चीजें दिखाई देगी। इसके लिए बेहतर कौशल से सुसज्जित कर्मचारियों की जरूरत होगी, ये बात ये कह रहे हैं। रोजगार और बेरोजगारी की परिभाषा का मुद्दा, देखिए ये कह रहे हैं कि परिभाषा को लेकर, देखिए अब चूंकि बहुत बड़े विद्वान है ना, तो उनको तो सबके लिए लिखना है, लेकिन इसमें यह है कि बेरोजगारी और रोजगार का जो परिभाषा है, जैसे ILO कह रहा है कि सप्ताह में क्या, पिछले सप्ताह हफ्ते में कम से कम 1 घंटा काम किया, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप रोजगार में है, नहीं है तो आप रोजगार में नहीं है। ये कह रहे हैं एक और प्रदेश है वो ये बताता है कि पिछले साल यानी जो पीछा भी साल बीता है उसके 6 महीने में अधिक से अधिक समय तक आपका प्राथमिक और द्वितीय रोजगार क्या था, यानी 6 महीने के अंदर आपने क्या कितने समय तक पहला और सेकेंडरी रोजगार किया था। ये कह रहे हैं ये भारत के लिए बेहतर हो सकता है क्योंकि भारत में ज्यादातर कृषि क्षेत्र के रोजगार है और वो सीजनल होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये परिभाषाएं हमारे लिए जो सामान्य वाली परिभाषा है, सामान्य स्थिति वाली, यूनिवर्सल स्टेटस वाली, वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। रोजगार के आंकड़े बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा दिख रहा है। जैसे रिजर्व बैंक द्वारा जो डेटा एकत्र किया गया उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि 2017-18 से लेकर 21-22 तक 8 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये 4 सालों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ से अधिक का रोजगार हुआ है, जो कहीं ना कहीं सरकार के पहल के वजह से है। जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण डेटा भी है वो भी अच्छी चीजें ये बता रहे हैं कि जैसे देखिए श्रम बल भागीदारी बढ़ रहा है,
और भी जो भी आंकड़े हैं, यानी रोजगार की स्थिति पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टेक्निकलिटी जाएंगे तो रोचकता खत्म हो जाएगी। इसमें आंकड़े हैं, पढ़ लीजिएगा। यानी ये बता रहे हैं कि रोजगार के लिए जो आंकड़े हैं वो बेहतर हैं, लेकिन रोजगार परिदृश्य से जुड़े हुए कुछ संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जो आयाम है उसकी कुछ चुनौतियां हैं, उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं व्यवहारिक आयाम भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन से जो है जुड़े हुए। पहला है, भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत धीमी रही है, इसलिए पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त श्रमिकों के अवशोषण की दर धीमी रही है। यानी कि जिस तरह से पारंपरिक व्यवसाय क्या है, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल कृषि आदि है, तो वहां से जो लेबर फोर्स निकल के दूसरे रोजगार में जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, वो उतनी तेजी से नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जो औद्योगिकरण की शुरुआत रही है वो धीमी रही है। 80 के दशक के बाद गैर कृषि गतिविधियों में विस्तार ने गति पकड़ी थी और सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई थी, लेकिन 80 के दशक के बाद से 2010 तक ही वो दौर था जब हमने जीडीपी में अच्छी खासी ग्रोथ की 90 के बाद के दशक में, लेकिन हमारी जनसंख्या में वृद्धि उससे कहीं ज्यादा हो गई। यानी जितने लोग रोजगार में आए उसके साथ हमारा जो है तालमेल नहीं हो पाया। तो ऐसे में यह प्रगति है, लेकिन भारत और उसके समकक्ष देशों का जो पिछला प्रदर्शन है वो उससे ज्यादा बेहतर है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसका लाभ उठाया जाए, यानी एक विकास हम तेजी से चल रहा है, इसका लाभ उठाते हुए अगर हम जो है लाभ ले सके तो अच्छा है। दूसरा कह रहे हैं कि अधिकांश आर्थिक मॉडलों में वास्तविक मजदूरी श्रम उत्पादकता से जुड़ी है। यानी ये कह रहे हैं कि जैसे मैं कोई 100 रुपए पा रहा हूं और मैं कोई काम कर रहा हूं, हो सकता है 100 रुपए पे मैं कोई काम ज्यादा भी कर सकता हूं। तो ये कह रहे हैं कि वही काम कर रहे लोगों द्वारा कम काम किया भी जा सकता है, तो रोजगार बढ़ा दिखे लेकिन उत्पादकता कम दिखे। तो ऐसे में कह रहे हैं बढ़ती श्रम उत्पादकता आमतौर पर दोनों को दर्शाती है। इसमें कह रहे हैं कि बेहतर मानव पूंजी के साथ अगर हम प्रौद्योगिकी को मिला दें तो श्रम उत्पादकता बढ़ जाती है। जैसे अभी एक उदाहरण आया था, अभी एक मामला था, एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में कोरोना के बाद अभी के हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि जो उद्योग या जो कंपनियां हैं उनकी लाभ तो बढ़ी है, उनके लाभ में तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, लेकिन रोजगार में जो वेज है, मजदूरी है, उसमें उस तरह से वृद्धि या वेतन में उस तरह से वृद्धि नहीं हुई है। इसको लेकर दो अलग अलग प्रथ है। इधर इंडस्ट्री वाले लोग कह रहे हैं कि भाई उत्पादकता हमारे श्रम बल की बहुत कम है, और दूसरी तरफ और लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। तो कहीं ना कहीं दोनों पर बल देने की जरूरत है। सिर्फ रोजगार ही ना बढ़े, रोजगार की उत्पादकता भी बढ़े, और यही ऐसी रणनीति को इनको करने की कोशिश है। तो देखिए, हमारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हैं तो उत्पादकता और आर्थिक विकास दो सवर्ती कारक है। आर्थिक विकास भी तेजी से बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े, ताकि और ज्यादा तेजी से हमारा आर्थिक विकास हो सके। तो वही कह रहे हैं कि उत्पादन वृद्धि का एक अच्छा हिस्सा आदर्श रूप में उत्पादकता में वृद्धि के साथ आना चाहिए, और साथ ही साथ विकास को और तेज होना चाहिए। यानी ये कहना है कि जितनी तेजी से विकास हो रहा उतनी तेजी से रोजगार विकास और तेजी से हो, ताकि और ज्यादा रोजगार में उत्पादकता बढ़ सके और उसके साथ साथ बदले में उनको रेम्युनरेशन या वेतन वृद्धि भी मिल सके। ये बात ये कह रहे हैं। गैर कृषि क्षेत्र में 80 लाख रोजगार सृजन की आवश्यकता, ये बता रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में बता रहा है कि हमारे पास जो है 2023 में 45.8% जो है कृषि बल है। 47 में ये 1/4 रह जाएगा। यानी बाकी चीजों को हमको कहां ले जाना पड़ेगा? गैर कृषि क्षेत्र में। उसके लिए हर वर्ष कम से कम 80 लाख अतिरिक्त रोजगार जनरेट करना पड़ेगा। कहां पे? गैर कृषि क्षेत्र में। इसी को लेकर देख रहे होंगे सरकार की कई सारी मैन्युफैक्चरिंग या PLI स्कीम है। अब तो इस बजट में एम्प्लॉयमेंटी स्कीम जो है शुरू की गई है। अन्य जो है महिला और युवा एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसको लेकर भी संरचनात्मक कमी रही है। शुरू में जो हमारे नए युवा आ रहे हैं उनको उतना लाभ नहीं मिल रहा है, और महिलाओं को भी। हालांकि ये कह रहे हैं कि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ रही है। 2019 में 24.5 थी और 2023 में 37% है। और ये कह रहे हैं कि ये ठीक है कि महिलाएं ज्यादातर घरेलू कार्य कर रही हैं या स्वयंसेवी हैं, लेकिन फिर भी इनकी भागीदारी बढ़ रही है। इसे हम अभी यह है कि अभी चलो बढ़ तो रही है, बाद में उसकी गुणवत्ता को बढ़ा लेंगे। और ये कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी में तेजी लाना एक प्रमुख कारक है, जिस पर विकास और समावेशन दोनोनों के लिए नीतिगत तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है युवाओं का मामला, कि जो पहली बार प्रवेश करने वाले युवा हैं उनको बेहतर अवसर मिले, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं उनमें बेरोजगारी की दर 10% है, जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। हालांकि
अगर देखा जाए 17-18 में 17.8% था, तो ये घटा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। और इसी को लेकर आप देखिएगा इस बजट में सरकार ने कई सारा इंटर्नशिप प्रोग्राम या पहली बार नौकरी देने वालों को सब्सिडी आदि सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और देखिए यही बात युवा और महिलाओं के रोजगार के मुद्दे पर जो बजट का प्रावधान ही बता रहे, जैसे महिलाओं के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना है, क्रेच की स्थापना है जहां पे उनके बच्चे रह सकें और वो काम कर सके, महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यालय आयोजित किया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेवलपमेंट किया जा रहा है और युवाओं के लिए जो है काम किया जा रहा है। एक और जो कह रहे हैं संरचनात्मक कि भारत में फर्मों का छोटा होना रोजगार को लेकर चुनौती। भारत में जो काम करने वाली जो फर्में हैं ना, वो बहुत छोटी हैं। बहुत छोटी फर्में बहुत गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता बढ़ा सकती है, न बहुत ज़्यादा वेतन दे सकती हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय फर्म रोजगार के मामले में छोटी होती हैं और धीमी गति से बढ़ती हैं। विकसित देशों की तुलना तो छोड़ दिया जाए, चीन और मैक्सिको की अपेक्षा भी इन फर्मों की तुलना में ये कम उत्पादक होती हैं। भारत में फर्मों का छोटा आकार, उनसे जुड़ी कम उत्पादकता और उनके श्रमिकों की मांग को सीमित कर रही है। ऐसे में इसे हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है और एमएसएमई क्षेत्र में स्थायी उद्यमों के विकास को लेकर जो सरकार पहल कर रही है वो इसको कर रहा है। देखिए बता रहे हैं कि 15-16 में भारत में 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमई सेक्टर था, जिसमें से 99% ऐसे थे जो सूक्ष्म इकाइयां थी, माइक्रो 10 लोग के या 20 लोग के आसपास काम करने वाली। ऐसे लोगों को नए रोजगार देने की क्षमता और उनको बेहतर रोजगार देने की क्षमता प्रभावित होती है। इसमें कह रहे हैं कि इसमें हमें बदलाव करने की जरूरत है और इससे बजट में इस चुनौती की पहचान की गई है और एमएसएमई को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है जिन्हें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। साथ ही रोजगार के क्षेत्र में औपचारीकरण की चुनौती है। जितना ज्यादा औपचारिक या फॉर्मल सेक्टर में रोजगार मिलेगा उतना ज्यादा वो रोजगार गुणवत्तापूर्ण होगा। लेकिन भारत में समस्या है कि औपचारीकरण की समस्या है, ज्यादातर रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में है। देखिए 90% से अधिक रोजगार अनौपचारिक हैं और 83% अनौपचारिक क्षेत्र में से आते हैं और 2000 में 90% था। तो ये कह रहे हैं कि इसके कारण क्या होता है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र के जो रोजगार होते हैं उसमें कई सारी चुनौतियां होती हैं, जैसे आकस्मिक श्रम होता है, मजबूत वेतन वृद्धि नहीं होती है, सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के हम इस अनौपचारीकरण की चुनौती के, यानी जो औपचारीकरण या फॉर्मलाइजेशन की चुनौती है, इससे दूर हम कर सकते हैं। तो अनौपचारिकता का मुद्दा और गैर कृषि रोजगार की आवश्यकता। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए हमें गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा लेने की कोशिश होगी। कह रहे हैं उभरते श्रम बाजार संकट के किसी भी समाधान के लिए निजी विनिर्माण फर्मों को, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनको महत्वाकांक्षी बढ़ाना पड़ेगा, उनको निर्यात ओरिएंटेशन बढ़ाना पड़ेगा और इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। एक और पहलू ये कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर, डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर राज्यों की महती भूमिका है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारत में डेमोग्राफिक अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो राज्यों के आधार पर अलग अलग है। जहां पे उत्तर और पूर्व के राज्यों में जनसंख्या दर बढ़ रही है या जनसंख्या का एक बड़ा पूल है, वहीं पे जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पे जनसंख्या का दर कम हो रहा है और उनके लिए एक तरह से कह सकते हो कि विकसित देशों वाली अर्थव्यवस्था वाले लक्षण दिखाई देने लगे हैं, वृद्ध आबादी और जनसंख्या का कम वृद्धि दर। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां होनी चाहिए। एक ही नीति जो उत्तर के राज्यों के लिए होगा वो दक्षिण के राज्यों के लिए नहीं हो सकती है। इसीलिए राज्यों को भी अपने यहाँ पे रोजगार प्रोत्साहन या रोजगार के कैसे अवसर सुनिश्चित करने हैं, इसको लेकर पहल करने की जरूरत है। और ये भी एक बताते हैं कि इसके कारण क्या होगा, जब रोजगार के अवसर दक्षिण के राज्यों में ज्यादा जनरेट होंगे और श्रमिक जो है या वर्कफोर्स, बेहतर वर्कफोर्स अगर उत्तर के राज्यों में होंगे तो प्रवासन वाली भी समस्याएं होंगी और मतलब चुनौती भी होंगी, उनको बेहतर करने की भी जरूरत होगी। इसको लेकर देखिए सरकार का लक्ष्य है कि जो अब जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाए जाएंगे, वहाँ पे लोगों के आवास या जो श्रमिक हैं उनके आवास के लिए भी बेहतर उपलब्ध जो है सुविधाएं करने की जरूरत है। देखिए आंतरिक प्रवास के पैमाने को भी ध्यान में रखते हुए देश के लिए एक एकीकृत श्रम बाजार का निरंतर लक्ष्य रखना होगा। ठीक है, तो ये उनका रहा है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है सिकल सेल रोग के खिलाफ भारत का अभियान। देखिए हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं, ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूसीबी होती है, डब्ल्यूसी यानी वाइट ब्लड सेल होते हैं, लेकिन उसमें जो आरबीसीज होता है वो एक कह सकते हो कि महत्वपूर्ण भूमिका, सभी का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जो आरबीसीज होता है उसकी कुछ महत्वपूर्ण है। एक तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण वो कलर लाल होता है, तो वो नहीं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि उसके द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है और यह जो आरबीसीज होते हैं वो गोलाकार होते हैं और बड़ा है ना
फ्लूइड होते हैं, जिसके कारण वो पतली पतली नसों में भी आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन किसी आनुवंशिक बीमारी के कारण जब ये आरबीसीज का आकार हंसिए के तरह हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो ये रुकावट, रक्त के उसमें रुकावट करते हैं, जिससे वो क्लॉटिंग भी आती है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, रक्त अल्पता की भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि आरबीसी जहां 4 महीने तक रहते हैं, 4 महीने बाद वो उनका जीवन समाप्त होता है। ये जो अगर दोषी सिकल सेल आरबीसीज हैं, ये 30-40 दिन में ही ये समाप्त हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं रक्त अल्पता की भी समस्या होती है और भी सारी चुनौतियां होती हैं। तो इसको लेकर हम आइए समझते हैं क्या है सिकल सेल रोग। क्या है सिकल सेल से मतलब है कि जो आरबीसी सेल है वो सिकल या हंसिए के समान हो जाता है। यानी जैसे आरबीसी का आकार ये होता है, इसमें नाभिक ओभिक होता नहीं है, तो आराम से गोला टहलता रहता है। लेकिन जब ये हंसिए के आकार का हो जाता है ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये बाधा करता है, रुकावट पैदा करता है ब्लड फ्लो के कारण, जिससे कारण कई सारी चुनौतियां आती हैं। और ये जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, ये जन्म के साथ आता है, माता पिता से आता है, और आप इसका उपचार नहीं कर सकते हैं। पहली बात, आप इसके देखभाल तो कर सकते हैं, सिकल सेल का उपचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान रखा जाए, प्रिवेंशन रखा जाए, तो कुछ समय बाद हम अपनी जनसंख्या को इससे बचा सकते हैं। उसके लिए हमें सिकल सेल रोग के पूरे कारणों को जानना पड़ेगा। देखिए, सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी असमान रूप से हंसिए जैसा आकार ले लेती हैं, और अनियमित आकार की ये कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करके इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा करती हैं। ठीक है, देखिए, जो ब्लड में पाए जाने वाला प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, इसमें आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन आधारित अणु है। ये हमारे शरीर से ऑक्सीजन का वाहक होने के साथ खून को लाल रंग देता है, और ये गोले आकार का होता है, जब इसमें नाभिक नहीं होता, यानी ये आसानी से आकार बदल लेता है, इधर उधर करके मुड़ माड़ के, और आगे चलता है, जिससे पतली से पतली नसों में भी ये गुजर जाता है। लेकिन जब ये हंसिए के आकार की हो जाती है, थोड़ा दृढ़ हो जाती है, तो इसके कारण ये परिवहन में इसके दिक्कत आती है, और कई बार खून का जो है प्रवाह धीमा या बाधित हो जाता है। इसके कारण कई सारे अंग अस्थायी रूप से काम करना बंद कर सकते हैं और उनके आकार में भी बदलाव आ सकता है। सामान्य आरबीसी 120 दिनों तक जीवित रह सकती है, जबकि दूसरी ओर सिकल सेल कोशिका की उम्र 30 से 40 दिन होती है। क्यों? पहले तो ये रक्त प्रवाह को बाधित करते हैं, जिसके कारण ये ऑक्सीजन उसको तक नहीं मिलता है, नतीजन आरबीसी का क्षय जल्दी हो जाता है। और ये सिकल सेल अपने आकार और कठोरता की वजह से जो तिल्ली का फिल्टर है वहां पे जाते हैं, और वहां पे ही वो तिल्ली उसको साफ भी करता है, तो फिल्टर में ही रुक जाते हैं, तो उनको जल्दी से वो मार देती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सूजन की, रक्त अल्पता या जो है एनीमिया की भी समस्या होती है। बार बार संक्रमण होता है, दर्द होता है, सूजन जैसी जरूरत होती है, और इनको रोग के लिए जीवन भर इनको प्रबंधन की जरूरत होती है। ये शिशुओं से लेकर वयस्क लोगों तक में होता है। ये आनुवंशिक है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं और पूरे जीवन भर प्रबंधन किया जा सकता है। फिर अब यह है कि हम अगर इसके प्रकार को देखेंगे, प्रकार से हम समझ पाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो देखिए, मानव हीमोग्लोबिन में एक सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, उसमें बीटा और अल्फा ग्लोबिन होता है। उसमें अगर कोई एक, दोनों सही हैं तो हीमोग्लोबिन सही होगा, अगर एक गलत है तो वो लक्षण तो उसमें दिखाई देगा गलत का, लेकिन वो रोग के रूप में नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों गलत हो गए तब वो रोग के रूप में दिखाई देगा, और फिर वो एनीमिया और रक्त अल्पता जो है सिकल सेल रोग और उसके साथ जुड़ी हुई रक्त अल्पता और अन्य सारी चुनौतियों को वो कारण बनता है। सिकल सेल रोग को कैसे विरासत में मिलता है? अगर सिकल सेल के रोगी दंपति हों, दोनों को सिकल सेल का रोग हुआ हो, तब तो 100% इसके जो आने वाले बच्चे हैं उनमें सबको जो है 100% इस बीमारी को होगा, क्योंकि फिर कोई बचाव नहीं है, वो हो जाएगा। अगर उसमें एक को सिकल सेल के लक्षण है, दूसरा सिकल सेल रोगी है, तो 50% उसके बच्चे रोग से ग्रसित होंगे, और जो बाकी के 50% होंगे वो उसके वाहक होंगे, वो सिर्फ ले जाएंगे, ट्रांसमिट करेंगे, जो और जुड़ेगा तो आगे आ जाएगा। दंपति में एक स्वस्थ और दूसरा सिकल सेल रोगी हो तो इसमें 100% रोगी का वाहक होने की संभावना रहती है। रोग तो नहीं होगा, लेकिन वो रोगी वाहक हो जाएगा, और फिर उसमें एक और वाहक जुड़ जाएगा। तो आगे आने वाली पीढ़ियों में देखिए, जब सिकल सेल लक्षण वाले दंपति हो, दोनों वाहक हो, दोनों लक्षण हो, तो उसमें 25% के सिकल सेल रोग होगा, 25% कुछ नहीं होगा, और 50% लोग वाहक हो जाएंगे। यानी कि इसमें देखिए कि दोनों माता पिता में से अगर किसी एक को हो रहा है, दोनों को हो रहा है, तब तो बिल्कुल वो रोगी ही पैदा होंगे। लेकिन अगर एक को लक्षण है और एक को रोगी है,
तो उसमें रोग की संभावना रहती है, दोनों को लक्षण है तो भी रोग की संभावना रहती है, लेकिन एक रोग है एक को लक्षण है तो सिर्फ लक्षण की संभावना रहती है। यानी कि हमारा ध्यान, देखिए आनुवंशिक बीमारी है, होने के बाद तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लक्षण वाला व्यक्ति भी आराम से रहता है। जैसे देखिए रोग होगा तो सिकल सेल रोग के, सिकल सेल वाहक हैं तो लक्षण नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल वो सिकल सेल उसमें पाए जाते हैं और उनका उपचार की जरूरत नहीं पड़ती, ये नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन अगर किसी और इसी तरह के सिकल सेल दंपति की शादी होती है तो उनके बच्चों में 25% यानी 4 बच्चे होंगे तो एक बच्चे में इसके रोग होने की संभावना होती है। दूसरा, सिकल सेल रोगी, उसमें जटिलताएं होती है, उनको देखभाल की जरूरत होती है। अब हमें अगर इस रोग को समाप्त करना है तो हमें बस कोशिश यही करनी है कि ऐसे व्यक्ति जिसमें या तो सिकल सेल रोग हो या लक्षण हो, उनको दूसरे सिकल सेल रोग या लक्षण वाले व्यक्ति से उनकी शादी ना हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके ब्लड की टेस्ट करके पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, जिसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी कि आगे आने वाली पीढ़ी से हम इसे रोक सकते हैं। और इसी को लेकर जो है भारत के, देखिए एक और मतलब अभी जो रोग चलेगा, उदाहरण हम अभी बता दिए हैं, एक और समस्या है कि भारत के जनजातीय समुदायों में सिकल सेल जीन ज्यादा व्यापकता देखी जा रही है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत में लगभग 12 लाख लोग सिकल सेल रोग से प्रभावित हैं। इसमें से ज्यादातर आबादी आदिवासियों की है। भारत में हालांकि गैर आदिवासी लोगों में भी सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल रोग है, लेकिन आदिवासियों के में ज्यादा है। और अनुमान बताते हैं कि 86 व्यक्तियों में से, अगर जनजातियों में से एक को सिकल सेल रोग होने की संभावना आदिवासियों में रहती है। आर्थिक सामाजिक प्रभाव है, पढ़ लीजिएगा, आसानी है। इसमें देखिए एक भारत राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चला रहा है। सरकार ने 1 जुलाई 2023 को एमपी के शहडोल से, आदिवासी बहुल है, चूंकि आदिवासियों में ज्यादा होता है, वहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। देखिए आप इसको आगे तो नहीं, जो बीमारी हो गई है आप उसको इलाज करो, दवा करो, इलाज क्या है मतलब उसके लक्षणों को कम करो, उसको राहत दो, आप आगे आने वाली पीढ़ी में जाने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, तो वही जैसे मैंने बताया ना कि कोशिश करो कि दोनों माता पिता न लक्षण वाले हो, यानी जो शादी हो उसमें से अगर एक को है भी तो कोशिश करो तो नहीं हो, लेकिन अब शादी तो करनी है तो उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से हो जिसमें सिकल सेल का लक्षण भी न हो, ताकि अगली पीढ़ी में लक्षण आएगा तो फिर उसके नॉर्मल से शादी करके ऐसे धीरे धीरे ये अंततः जो ये समस्या समाप्त हो जाएगी लंबे समय से। और इसीलिए भारत सरकार ने रखा 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। सिकल सेल जीन तो रहेगी लेकिन उसकी बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसको सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करना है और सिकल सेल रोग को फैलने से रोकना है। और ये कह रहा है कि 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की जांच और प्रबंधन के लिए यह प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य रोगियों और उनके परिवारों पर सिकल रोग के प्रभाव को कम करना है। इसके तहत 17 ऐसे राज्यों की पहचान की गई है जहां पे सिकल सेल रोग का प्रभाव काफी अधिक है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, इसमें जो ज्यादातर राज्य हैं उसमें आदिवासी जो जनसंख्या है वहीं पे हैं। और साथ ही साथ है कि एक रणनीति हस्तक्षेप किया गया जिसमें सबकी जांच और रोग की प्रारंभिक पहचान करनी होगी। शैक्षणिक पहल के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा और विवाह पूर्व परामर्श प्रदान करना होगा कि ऐसे लोग जिनके लक्षण हो या जो रोग से ग्रसित हो उनकी शादी जो है उसी तरह के लोगों से न हो। ठीक है, ये मेन इसमें यही है। इसके लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। सिकल सेल रोग के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड से प्राप्त स्क्रीनिंग डेटा तैयार किया जा रहा है और इसके शुरुआत के बाद पोर्टल पर अभी 4.5 करोड़ से अधिक लोगों का जो है स्क्रीनिंग हो चुका है। इसमें से 4.5 करोड़ 4 करोड़ 38 लाख लोग जो है सिकल सेल से मुक्त पाए गए हैं, लेकिन 12 लाख से अधिक व्यक्तियों में सिकल सेल के लक्षण हैं। उसमें कुछ रोगी होंगे, कुछ लक्षण होंगे। अब हमें यह देखना है कि ये 12 लाख लोग आपस में शादी न हो इनकी, है ना, इनकी आपस में शादी नहीं हो तो बच सकता है। और जो नवंबर 2024 तक कुल 1.5 करोड़ सिकल सेल स्टेटस आईडी भी वितरित कर दिए गए हैं कि किनको सिकल सेल है तो वो नॉर्मल जीवन, जिनके लक्षण है वो तो नॉर्मल जिएंगे। हाँ, उनको ये ध्यान रहेगा तो वो भी ऐसे ऐसे शादी करें, क्योंकि बच्चे तो अंततः उन्हीं के होंगे ना। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है और लक्ष्य है कि 2024-25 तक सिकल सेल जांच का आंकड़ा 6 करोड़ 30 लाख लोगों तक ले जाना है। और ये लक्ष्य जो है, ये सबसे अधिक लक्ष्य जो है ये 4 राज्य में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा, जहां पे ज्यादा वो आदिवासी बहुल चीजें हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिएगा, अगला पार्ट अगले दिन। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।